जय हिंद बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग जो वीडियो रिलीज किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, उसको आप कंटिन्यूअसली बढ़िया से देखते होंगे, उसका नोट्स तैयार कर रहे होंगे, ये पूरा उम्मीद है। तो चलिए बच्चों, आपका मॉडर्न कोचिंग 8 का यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और अभी त्यौहार का भी सीजन चल रहा है बच्चों। दीपावली समाप्त हुआ, आप लोगों का दीपावली भी अच्छा से गुजरा होगा बच्चों। और अब महाआस्था का छठ पूजा भी प्रारंभ होने ही वाला है बच्चों। और इस टाइम आप लोगों की स्कूल वगैरह भी छुट्टी होगी, तो आप थोड़ा सा चैनल को पूरा सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए बच्चों। और देखने के बाद अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से नोट्स को कर लीजिए और कर लेने के बाद उसका बढ़िया से रिवीजन, ये सब चीज़ें आप करते रहिए बच्चों, तभी ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अभी हम बच्चों साइंस में फिजिक्स आपको बता रहे हैं और ये फिजिक्स मेरा चल रहा है और फिजिक्स में मेरा लाइट टॉपिक, और ये आपका क्लास 8 और 10 से रिलेटेड है। तो इसका 8 पार्ट अपलोड हो चुका है बच्चों। चैनल पर आप विजिट करके इसके 8 पार्ट को आप पहले अच्छा से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, इसके पिछले पार्ट को आप अच्छा से देखेंगे बच्चों, तभी आपका ये अगला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो अब हम पार्ट 9 बताएंगे बच्चों। आज मेरा पार्ट 9 चलेगा। तो साइंस में फिजिक्स मेरा टॉपिक है लाइट, क्लास 8 और 10 से रिलेटेड है और इसका हम पार्ट 9 करने जा रहे हैं बच्चों। तो इस पार्ट को आप अच्छी तरह से समझिए बच्चों, और समझने के बाद फिर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद इसका आप नोट्स तैयार कीजिए। तो चलिए, आज का मेरा पार्ट 9 का टॉपिक है। तो इसके पूर्व बच्चों पार्ट 8 में आपको बताया गया था, समतल दर्पण के उपयोग से संबंधित बातों पर चर्चा हो रहा था, जिसमें से एक उपयोग था कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी। तो कैलाइडोस्कोप के बारे में हम आपको बताए थे बच्चों, और उसका मॉडल, उसको कैसे तैयार किया जा सकता है, ये तरीका भी बताए थे। और आप लोग को एक हम टास्क भी दिए थे, होमवर्क भी दिए थे बच्चों, कि कैलाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी का आप मॉडल खुद तैयार करेंगे और उसको तैयार करने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, ये आपका वीडियो में बताया गया है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप लोग सभी बच्चे काम कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे काम पूरा भी कर लिए होंगे। तो थोड़ा ये सब चीजों पर बच्चों आप लोग को अलर्ट होना है, कारण कि आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल वर्क अगर आप करेंगे बच्चों, तभी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और ये चीजें आपको आगे भी काफी जरूरत होगा बच्चों। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में आप अगर जाना चाहते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें, बहुत तरह के मॉडल आपको डिजाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे मॉडल बनाने पड़ते हैं। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा मॉडल पर काम करोगे, साइंस मॉडल पर जो भी एक्टिविटी आपका बुक में दिया है, और उस बुक के अकॉर्डिंग अभी से अगर आप साइंस मॉडल पर, एक्टिविटी पर अगर काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, तो आपका दिमाग और भी ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, और चीजों को आप और भी अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो इसी कड़ी में बच्चों, जो हम समतल दर्पण का उपयोग बता रहे थे, तो उसमें से कैलाइडोस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को कैसे बनाया जा सकता है, उसका डिजाइन कैसे किया जा सकता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों, ये सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं बच्चों। तो आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों। आप लोग क्लास में, वीडियो में पूरे अच्छी तरह से बने रहिए बच्चों, और अंत तक बने रहिए, तब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक है बच्चों पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, अब पेरिस्कोप क्या है बच्चों? तो पेरिस्कोप एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है बच्चों। ये एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल डिवाइस है बच्चों। प्रकाशीय यंत्र, यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है बच्चों। और इसका यूज कहां किया जाता है बच्चों? तो इसका यूज किया जाता है वैसी वस्तुएं जो हमारी दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो।
दृष्टि रेखा पर, दृष्टि रेखा कौन होता है बच्चों? ये हम लोग आंख से अगर किसी चीज को देखते हैं बच्चों, तो आंख का ये जो हॉरिजेंटल होता है, तो ये आंख का हॉरिजेंटल हो गया, और दृष्टि रेखा हो गया कि उस चीज को हम देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो मेरी आंख और उस वस्तु को देख रहे हैं, उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा, ये आपका दृष्टि रेखा होगा बच्चों। तो अगर कोई वस्तु हमारी दृष्टि रेखा के पहुंच के बाहर हो, यानी दृष्टि रेखा से हट के हो बच्चों, और अगर उस वस्तु को हमको देखना है, तो उसको देखने के लिए इस पेरिस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप छत पर खड़े हैं बच्चों, तो छत पर आप खड़े हैं, छत आपका बाउंड्री वॉल किया हुआ है, तो छत के नीचे मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, ये बाउंड्री वॉल है, और आप इस तरह से देख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि रेखा छत के नीचे, थोड़ा नजदीक में, छत के नीचे आपकी दृष्टि रेखा नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, छत के सीधा में आगे तक दृष्टि रेखा जाएगी, लेकिन छत के थोड़ा सा नजदीक में नीचे आपका दृष्टि रेखा नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां अगर दृष्टि रेखा नहीं पहुंच पाती है, और अगर हम वहां नीचे रखी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए आपका ये पेरिस्कोप आपको मदद करेगा बच्चों। तो आप इसको एक तरह का सीसीटीवी कैमरा के रूप में भी मान सकते हैं बच्चों, और इसका यूज आप बहुत तरह से चीजों में कर सकते हैं। आप अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है बच्चों, तो मेन दरवाजा, मेन गेट के पास भी आप लगा के इसको रख सकते हैं, ये सिस्टम को। अब मान लीजिए आप दरवाजा लॉक करके रात में घर के अंदर हैं, कोई दरवाजा आप नॉक किया, खटखटाया, आप अगर उसको देखना चाहते हैं बच्चों, तो आप अंदर से ही, गेट के अंदर से ही, आप बाहर की चीजों को देख सकते हैं अच्छी तरह से, कि बाहर कौन है, कौन आया है, कौन दरवाजा को खटखटा रहा है बच्चों। तो ये सब चीजों को आप देख सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो एक प्रकाशीय यंत्र है, और इसका उपयोग किया जाता है जो वस्तु हमारी दृष्टि रेखा के पहुंच पर ना हो, यानी दृष्टि रेखा के ऊपर या नीचे स्थित हो, और वो वस्तु हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वैसे वस्तुओं को देखने के लिए इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इस पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो इस पेरिस्कोप को बनाया कैसे जाता है बच्चों, फिर इसका यूज कहां कहां है, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इस पेरिस्कोप को बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह का सिस्टम करना पड़ेगा बच्चों। किस टाइप से करना है, थोड़ा सा आप देखिए, हम यहां करके आपको दिखाते हैं। आपको इस तरह के शेप में लेना है बच्चों। इस तरह से आपको डिजाइनिंग करना है। इसके लिए आप मोटे गत्ते का, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको लेना है बच्चों। एक इधर से लेना है, फिर एक इधर से आपको अटैच करना है, फिर इधर से आपको अटैच करना है। और इसमें क्या करना है बच्चों, इस जगह पर आपको 45 डिग्री के एंगल पर दो समतल दर्पण आपको लगाना है बच्चों। तो समतल दर्पण इसके इस कॉर्नर पर और इसके इस कॉर्नर पर लगाना है बच्चों। तो किस तरह से हम लगाएंगे बच्चों, कॉर्नर पर समतल दर्पण हमको लगाना है, तो किस टाइप से लगाएंगे बच्चों, तो इस तरह से हमको लगाना है, 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तो आप एक प्लेन मिरर यहां पर अटैच करोगे बच्चों, इस जगह पर, और इसका परावर्तक सतह इस ओर होगा और इसका पॉलिश इस तरफ होगा बच्चों। इस तरफ आपका पॉलिश होगा, और एक मिरर को बच्चों आपको इस टाइप में लगाना है। यहां पर 45 डिग्री के एंगल में लगेगा बच्चों। इस तरह का लगाना है, और इसका पॉलिश इस साइड होगा और परावर्तक सतह इस ओर होगा बच्चों।
इस और आगे साइड इसका परावर्तक सतह होगा। तो एक प्लेन मिरर आपको इस जगह लगाना है बच्चों और एक प्लेन मिरर आपको इस जगह लगाना है। अब मान लीजिए बच्चों कोई वस्तु यहां पर रखी है बच्चों और आप इस जगह पर हैं और इस जगह से इस वस्तु को आप देखना चाहते हैं, तो ये वस्तु आपको कैसे दिखेगा बच्चों? ये देखिए, तो यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है बच्चों, कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये वस्तु हो गया बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहां होगा क्या बच्चों? इस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आपतित होगी, इस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आएगी और आने के बाद इस दर्पण पर आपतित होगी। ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है बच्चों। अब आपतित होने के बाद आप जानते हैं बच्चों कि ये मिरर प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये परावर्तित होगा बच्चों, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पर, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, अब फिर इस मिरर पर आपतित होगा बच्चों। तो ये वस्तु से ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण आई और इस मिरर पर आपतित हुई, इस समतल दर्पण पर बच्चों, और यहां से आपतित होने के बाद फिर ये किरण इस जगह से परावर्तित हुई। अब यहां पर इसका नॉर्मल इस जगह हो जाएगा बच्चों, अभिलंब, तो ये प्रकाश के परावर्तन के भी नियम का पालन करेगा बच्चों। अब यहां पर आपतित होने के बाद फिर प्रकाश की किरण इस जगह से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, तो आपका इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होके इससे बाहर आएगी बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों आप इस जगह पर हो और इस जगह से आप देख रहे हो, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद इस समतल दर्पण से टकराई और टकराने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आपतित हुई और यहां आपतित होने के बाद इधर से परावर्तित हुई। अब यहां पर आपतन बिंदु हो जाएगा, इस जगह आपतन बिंदु, इस जगह आप लंब डाल सकते हैं और इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये पालन करेगा बच्चों। अब मान लीजिए आप इस जगह है बच्चों, आपकी आंख मान लीजिए इस जगह पर है, ये आपका नेत्र है बच्चों, प्रेक्षक का नेत्र जो इसको देख रहा है बच्चों, तो ये नेत्र हो गया। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरण आती है, इस दर्पण पर आपतित होने के बाद यहां से परावर्तित होती है और यहां से परावर्तित होने के बाद फिर इस समतल दर्पण पर आपतित होती है और यहां आपतित होने के बाद फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रकाश की किरण प्रेक्षक के नेत्र जो देख रहा है उसके नेत्र पर पड़ता है बच्चों, और ये वस्तु को इस जगह वो देख लेता है बच्चों। यही चीज है पेरिस्कोप बच्चों। तो हम जो बोले कि घर का जो मेन दरवाजा है, आप दरवाजा में भी इसको फिट करके रख सकते हैं, उसका एक सिरा दरवाजा के बाहर कर देना है बच्चों और दूसरा सिरा आपका दरवाजा के अंदर होगा घर की तरफ। आप यहां से आप इधर की चीजों को इस जगह से देख सकते हैं बच्चों, या तो इस जगह रखी वस्तु को आप यहां से देख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि आप अगर यहां से देखना चाहते हैं कोई नीचे वाली वस्तु है, ये तो हो गई ऊपर वाली, दृष्टि रेखा के ऊपर अगर कोई वस्तु है उसको हम देखना चाहते हैं, तो वस्तु इस जगह है और जो देख रहा है वो नीचे है बच्चों, दृष्टि रेखा के नीचे अगर है तो नीचे है, तो उसको ये ऊपर रखी वस्तुएं दिखाई देगी। और अगर आप नीचे रखी वस्तु को देखना चाहते हैं बच्चों, तो इस सिस्टम में वस्तु मेरा यहां रहेगा, हम यहां से देखेंगे, तो फिर इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा बच्चों। यहां अगर वस्तु होगी, ऑब्जेक्ट अगर नीचे दृष्टि रेखा के नीचे अगर रखी है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण आपतित होगी इस मिरर पर बच्चों, इस समतल दर्पण पर, और यहां से परावर्तित होके फिर इस जगह आपतित होगी और फिर यहां से परावर्तित होके अगर आप इस जगह से देखेंगे तो वहां रखी वस्तुएं आपको दिखाई देगी। मतलब यहां रखी वस्तु को आप इस जगह से देख सकते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा के मतलब नीचे से आप देख सकते हैं इस वस्तु को, और अगर यहां पर वस्तु रखा है तो आप इस जगह से देख सकते हैं, अगर यहां वस्तु रखा है
तो आप इस जगह से देख सकते हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों, कमाल का चीज है, इसका बहुत सारा यूज हम कर सकते हैं बच्चों। तो अब ये 45 डिग्री के एंगल पर जो हम बताए थे बच्चों, तो 45 डिग्री के एंगल पर किस तरह से करना है, तो इस मिरर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, 45 डिग्री का एंगल, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने के बाद इसके बीच का जो एंगल होगा बच्चों, ये आपका 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पर इसको आप इस ओर बढ़ा के और इसको इस ओर बढ़ाइए बच्चों। इस ओर बढ़ाने के बाद यहाँ का जो एंगल होगा बच्चों, ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पर आपको दोनों मिरर को सेटअप करना है बच्चों। यहाँ पर एंगल थोड़ा सा कुछ ज्यादा लग रहा है बच्चों, आप 45 डिग्री के एंगल पर ही आप इसको सेटअप करेंगे बच्चों। तो 45 डिग्री के एंगल पर ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, और ये दोनों जो मिरर होगा बच्चों, ये पैरेलल में होगा, ये पैरेलल में होगा, ये मिरर दोनों मेरा पैरेलल में सेटअप करना है। 45 डिग्री के एंगल पर आपको सेटअप करना है बच्चों। अब इस चीज का यूज कहां किया जाएगा बच्चों? अब इसको आप चाहो तो खुद से तैयार कर सकते हो बच्चों। इसके लिए कुछ आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ प्लाई बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाई का इस्तेमाल करके समझिए, या कोई पाइप का इस्तेमाल करके आप उस तरह से भी सेटअप कर सकते हैं, या तो आप मोटा कूट वगैरह का यूज करके आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। एक आपको इस रूप में लेना है और एक बाहर से आपको इस रूप में लेना है बच्चों, और एक मिरर को इसके कॉर्नर में और एक मिरर को इसके कॉर्नर में आपको सेटअप करना है बच्चों, इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, वो भी 45 डिग्री के एंगल पर होगा। और ये दोनों मिरर जो होगा बच्चों, ये आपका पैरेलल में होगा। और इस तरह से करने के बाद आपका पेरिस्कोप तैयार हो जाएगा बच्चों। अब हमको जानना है बच्चों कि इस पेरिस्कोप का कहां कहां यूज किया जाता है। तो इस पेरिस्कोप का यूज किया जाता है बच्चों, अगर कोई वस्तु दृष्टि रेखा के पहुंच से बाहर हो बच्चों, तो वैसे वस्तु को देखना है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो, दृष्टि रेखा के ऊपर हो या नीचे हो, तो वैसे वस्तुओं को देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दृष्टि रेखा के ऊपर या नीचे हो, उसको देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज हो गया दृष्टि रेखा के ऊपर या नीचे स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, तो एक आपका ये यूज हुआ बच्चों, दृष्टि रेखा के ऊपर या नीचे स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अब दूसरा यूज क्या है बच्चों? दूसरा यूज है बच्चों इसका युद्ध में यूज है बच्चों। युद्ध जो होता है, वार जो होता है, इस युद्ध में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। तो किस लिए किया जाता है बच्चों? मान लीजिए अगर दुश्मन या आतंकवादी कुछ ऐसे ऊंचाई पर छुपे हुए हैं जिसको हम नीचे से देख नहीं पा रहे हैं बच्चों, तो उसको देखने के लिए अगर ये सिस्टम को लगाया जाए तो हम नीचे से हम देख सकते हैं कुछ ऊंचाई पर पहाड़ हो गया, घाटी हो गया। अगर इस तरह के कुछ ऊंचाई पर अगर दुश्मन छुपे हुए हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो उसको देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। तो एक हो गया युद्ध में इसका यूज किया जाता है। और कहां कहां यूज किया जाता है? युद्ध में हो गया आपका जो सैनिक वगैरह होते हैं, आर्मी वगैरह होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, युद्ध में करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद और किस में इस्तेमाल होता है बच्चों? तो और इस्तेमाल, अच्छा, युद्ध में भी दो तरह से होगा बच्चों। अगर कोई ऊंचाई में छुपा हुआ है आतंकवादी, मान लीजिए पहाड़ है या कुछ ऊंचाई पर है और नीचे से अगर उसको देखना है, तो देखने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गड्ढे वगैरह में कुछ गड्ढा है और उस गड्ढे में छुपे हुए हैं, तो उसको अगर देखना है बच्चों कि गड्ढे में दुश्मन आतंकवादी छुपा हुआ है, तो इस सिस्टम का यूज करके हम गड्ढा में भी छुपे हुए आतंकवादी या दुश्मनों को आसानी से देख सकते हैं बच्चों।
एक आपका हो गया युद्ध क्षेत्र में इसका यूज होता है। फिर होता है बच्चों इसका यूज पनडुब्बी में भी होता है बच्चों। पनडुब्बी के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों, पनडुब्बी पानी के अंदर चलता है बच्चों। तो पानी के अंदर चलता है, इस सिस्टम को अगर पनडुब्बी में लगाया जाए तो पानी की सतह में हो रहे हलचल को पता किया जा सकता है कि पानी की सतह पर क्या हो रहा है, इसका ये जानकारी लिया जा सकता है। उसके बाद अगला हो गया बच्चों टैंक वगैरह में, इसका युद्ध में जो टैंक का यूज किया जाता है बच्चों, तो टैंक में भी इसका इस्तेमाल होता है और टैंक के माध्यम से कुछ घाटी वगैरह में छुपे हुए दुश्मनों आतंकवादियों को इससे देखा जा सकता है बच्चों। तो ये पेरिस्कोप का यूज हुआ बच्चों। और पेरिस्कोप को बनाना कैसे है, डिजाइन कैसे करना है, ये तरीका हम बता दिए बच्चों। अब आपको एक टास्क दे रहे हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं बच्चों। इस पेरिस्कोप को आप तैयार करेंगे बच्चों, और तैयार करने के बाद हमको कमेंट में बताएंगे कि किनका किनका पेरिस्कोप तैयार हो गया है। जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उन बच्चों को तो यहीं पर हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन बच्चे इसको बना के देखेंगे, और बना के देखने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेरिस्कोप तैयार हुआ या नहीं, या इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है। और इस चीज का यूज करके आप देख सकते हैं बच्चों, जो जो चीजें हम आपको बताए, जो आपकी दृष्टि रेखा से बाहर अगर वस्तु स्थित है, उस वस्तु को आप इसका प्रयोग करके, इस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करके आप आसानी से देख सकते हैं। अब एक बात बच्चों, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम किया बच्चों, तो यहां देख लीजिए ये किस प्रिंसिपल पर काम किया, किस सिद्धांत पर काम किया बच्चों। तो पेरिस्कोप जो होता है बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम किया। प्रकाश का परावर्तन एक बार यहां हुआ, फिर यहां से उधर हुआ। इसको आप बहुपरावर्तन भी कर सकते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का बहुपरावर्तन, ये प्रकाश के बहुपरावर्तन, या आप सीधा परावर्तन भी बोल सकते हैं बच्चों। लेकिन परावर्तन चूंकि एक से अधिक बार में हो रहा है, एक से ज्यादा बार हुआ है परावर्तन, इसलिए आप इसको बहुपरावर्तन कहेंगे। तो इसका सिद्धांत है बच्चों, ये प्रकाश का बहुपरावर्तन या परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, जो परावर्तन के बारे में आपको बताया गया है बच्चों। तो इस पर आप काम करेंगे बच्चों। अब हम यहाँ के बाद आगे टॉपिक में जाते हैं बच्चों। तो अब इसके बाद क्लास अगर 8 की बात की जाए बच्चों, तो क्लास 8 में समतल दर्पण के बारे में ही चर्चा है बच्चों। और समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और आपका समतल दर्पण का क्या उपयोग है, क्या यूज है, इसके बारे में। और फिर जो गोलीय दर्पण एक और है बच्चों, जो अवतल और उत्तल उसके अंदर आते हैं, तो उसका चर्चा क्लास 8 में नहीं किया गया है बच्चों। इसका जो चर्चा है आपका क्लास 10th में। तो अभी हम क्लास 8 में जो जो चीजें दी हुई हैं उसको हम पहले क्लियर करते हैं बच्चों। और अगर आप लोग का डिमांड होगा बच्चों कि क्लास 10 के लिए भी बताया जाए, तो क्लास 10 के लिए फिर हम गोलीय दर्पण से आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो पहले हम क्लास 8 का जो सिलेबस है उसको पहले हम कवर करते हैं, और उसको कवर करने के बाद अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो फिर आगे क्लास 10 के लिए जो और भी आवश्यक बातें हैं उस पर फिर चर्चा किया जाएगा बच्चों। तो अब क्लास 8 में जो अगला बात है बच्चों, ये श्वेत प्रकाश। यहां के बाद आपको श्वेत प्रकाश के बारे में जानना है। श्वेत प्रकाश, या आप इसको सूर्य प्रकाश भी कर सकते हैं बच्चों। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश। तो अब हमको स्टडी करना है बच्चों उसके बाद का क्लास 8 में श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश के बारे में। तो इसमें हमको ये जानना है बच्चों कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश किसी एक ही रंग का प्रकाश है, या इसमें कुछ अलग अलग रंगों के प्रकाश मिले हुए हैं बच्चों। तो आपको ये बातें पता होगी बच्चों कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जो होता है बच्चों, ये 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण होता है। 7 विभिन्न रंगों के
7 डिफरेंट कलर इसमें मिले होते हैं बच्चों। 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण होता है। 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण, इसमें 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश मिले हुए हैं बच्चों, और वो 7 रंग के प्रकाश एक साथ जब मिल जाते हैं वो श्वेत प्रकाश यानी श्वेत दिखता है, व्हाइट दिखता है बच्चों। अब हमको जानना है कि सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। इस बात का पता सबसे पहले किन वैज्ञानिक ने, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने इस बात का पता किया कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जो है ये 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है? तो इस बात का पता करने वाले वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन थे, और यही वैज्ञानिक सबसे पहले इस बात का पता किए, इस बात की खोज किए। थोड़ा सा 1 सेकंड बच्चों। तो इस बात की खोज सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने किए थे बच्चों कि सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। इस बात की खोज सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने किए थे बच्चों। और ये किस तरह से किए थे बच्चों? तो आपको पता होगा बच्चों कि कुछ ऐसे विज्ञान में कुछ ऐसे खोज हैं बच्चों जो इत्तेफाक से खोज हो जाता है बच्चों। तो हुआ क्या, एक बार सर आइजक न्यूटन रात में सोए और सुबह में थोड़ा सा वो देर से उठे, देर से जागे, और देर से जब जागे तो सूर्योदय हो चुकी थी बच्चों, और उनके कांच का खिड़की था और उस खिड़की में थोड़ा दरार था बच्चों। अब उस दरार, उस छेद से प्रकाश की किरण कमरे के अंदर आ रहा था बच्चों। प्रकाश की एक पतली किरण कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे उनका नींद खुला बच्चों तो उनकी नजर सबसे पहले उस प्रकाश की पतली किरण पर पड़ी बच्चों। तो प्रकाश की पतली किरण पर पड़ी तो कौतूहलवश उनके दिमाग में ये बातें आया कि देखते हैं इस सूर्य प्रकाश में क्या चीजें हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म को लिया बच्चों, और प्रिज्म को लेने के बाद सूर्य प्रकाश की जो पतली किरण कमरे के अंदर आ रही थी उस पतली किरण के मार्ग में उस प्रिज्म को रखा बच्चों। अब प्रिज्म को रखने के बाद उन्होंने देखा कि सूर्य प्रकाश की जो पतली किरण उस प्रिज्म से बाहर आई तो वो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में विभक्त हो गया बच्चों। और वहीं से इस बात का खोज हुआ कि सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण होता है बच्चों। तो प्रिज्म में हुआ क्या बच्चों, इसमें किस तरह से बातें हुई, इस चीज को अभी हम दिखाते हैं बच्चों कि न्यूटन वैज्ञानिक इस बात की खोज किए तो प्रिज्म में किस तरह की बातें हुई, प्रिज्म के अंदर किस तरह का घटना हुआ, इस चीज को आप देखिए बच्चों। तो प्रिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। प्रिज्म जो होता है ये कांच का बना होता है। अब उसको हम थोड़ा सा फिगर में दिखा रहे हैं बच्चों। उसके एक फलक को हम बनाते हैं फिगर में, एक सतह को दिखाते हैं और एक ही सतह से आपको ये बात क्लियर करते हैं बच्चों। प्रिज्म का एक फलक हम दिखा रहे हैं बच्चों, और इस फलक में हमको करना क्या है, सूर्य प्रकाश की एक पतली किरण को प्रविष्ट कराना है, इसमें एंटर कराना है बच्चों। सूर्य प्रकाश की एक पतली किरण होना चाहिए बच्चों, तभी ये स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा बच्चों। आप प्रकाश की किरण को जो प्रविष्ट कराना है इसके थोड़ा ऊपरी सिरे की ओर कराना है बच्चों। तो ऊपरी सिरे की ओर कराएंगे तो ये सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण है बच्चों। सूर्य प्रकाश को ही आप श्वेत प्रकाश भी कर सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश,
तो इस प्रकाश की एक पतली किरण को इसमें प्रविष्ट कराना है बच्चों। प्रविष्ट कराने के बाद इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था बच्चों? तो इसका एक्चुअल में डायरेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए था बच्चों। इसको कुछ इस टाइप से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब ये प्रिज्म में प्रविष्ट करेगा बच्चों तो इस टाइप से ये निकलेगा नहीं बच्चों, क्योंकि आपको हम बताए थे कि यहां पर पारदर्शक माध्यम इस प्रिज्म के बाहर, यहां आपका हवा माध्यम है बच्चों, इसके बाहर, तो प्रिज्म के बाहर हवा है, ये आपका प्रिज्म हो गया बच्चों। ये आपका प्रिज्म हो गया और प्रिज्म के इधर भी हवा माध्यम है बच्चों। अब आपको पता है बच्चों, हम बताए थे कि हवा जो होता है, हवा आपका विरल माध्यम होता है बच्चों, इसको विरल बोला जाता है। और प्रिज्म चूंकि ये कांच का बना है इसलिए ये सघन हो गया, ये सघन मीडियम हो गया, और हवा फिर ये आपका विरल हो गया। तो यहां पर होता क्या है बच्चों, हम अपवर्तन में इस बात की चर्चा किए थे बच्चों। अपवर्तन में हम बताए थे कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है बच्चों, अर्थात वो अपनी दिशा से कुछ मुड़ जाती है। तो यहां पर बेंडिंग किस टाइप से होगा बच्चों? तो यहां आपका विरल से सघन की ओर जा रहा है, तो विरल से अगर सघन की ओर जाती है प्रकाश की किरण तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होता है बच्चों। तो ये यहां से बेंड करेगा बच्चों, और इस तरह से बेंड करके ये यहां पर 7 भाग में विभक्त हो जाएगा बच्चों। इस तरह से ये 7 भाग में यहां विभक्त हो जाता है बच्चों। अब विभक्त होने के बाद इधर आप श्वेत रंग का एक पर्दा रख दीजिए बच्चों। अब एक बार तो बेंडिंग यहां होगा बच्चों जब प्रकाश की किरण हवा से इस प्रिज्म में प्रवेश की, और फिर जब इससे बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण, तो बाहर निकलने के बाद एक बार यहां पर बेंडिंग होगा बच्चों। तो इस तरह से ये बेंड होके पर्दे पर इस तरह से बेंड होके ये पर्दे पर पड़ेगी बच्चों। ये आपका पर्दा हो गया बच्चों। पर्दा कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है बच्चों, कहीं कहीं इस टाइप से पर्दा। तो यहां पर एक श्वेत रंग का पर्दा रखे हैं बच्चों, और इस तरह से जब सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म में प्रविष्ट कराते हैं बच्चों, तो प्रविष्ट कराने के बाद ये अपने 7 अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है बच्चों। और वो रंग क्या है, उसका नाम क्या है, ये हम बताते हैं बच्चों। तो इंग्लिश में VIBGYOR, ये कौन कौन सा कलर हुआ बच्चों? सो देखिए, तो आपका भी से हुआ बच्चों वायलेट, और वायलेट का मतलब आप लोग जानते होंगे बच्चों, वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं बच्चों। भी से वायलेट हुआ, और वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। फिर आई से हुआ इंडिगो, और इंडिगो का मतलब होता है बच्चों जामुनी। जामुनी। फिर बी से आपका ब्लू हुआ, और ब्लू का मतलब होता है नीला। और फिर जी, नीचे से बच्चों, नीचे से हम सीरियली ले रहे हैं, और जी से हुआ ग्रीन, और ग्रीन मतलब हरा। अब जी के बाद
वाई से हुआ येलो, और येलो मतलब होता है बच्चों पीला। ओ से हुआ ऑरेंज, और ऑरेंज मतलब बच्चों नारंगी। और फिर आर से रेड हुआ, और रेड मतलब लाल हुआ। अब अगर इसको आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं बच्चों, तो इंग्लिश के लिए शॉर्ट होगा, आप यहां से ले लो बच्चों विबग्योर। इंग्लिश के लिए शॉर्ट हो जाएगा आपका विबग्योर। आप इसको शॉर्ट में विबग्योर बोल सकते हैं, VIBGYOR। ये विबग्योर हो गया बच्चों, इंग्लिश में याद रखने के लिए। और अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं बच्चों, तो इसको याद रखने का कोड है, सबका पहला अक्षर ले लीजिए बच्चों। तो इसका याद रखने का एक कोडिंग होगा बैंजानी हप्पी नाला। तो हिंदी में आप बैंजानी हप्पी नाला से याद रख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं बच्चों, तो आप विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। तो बैंजानी हप्पी नाला, इसका मतलब समझ गए हैं बच्चों। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इस तरह से बच्चों जब न्यूटन साहब एक प्रिज्म को रख के देखे, तो प्रिज्म को जब रखे उस सूर्य प्रकाश की पतली किरण के मार्ग में इसको रखे, तो रखने के बाद इस तरह से पर्दे पर 7 विभिन्न रंगों की पट्टिका दिखाई दी बच्चों। अब यहाँ पर हमको कुछ बातें जानना है बच्चों। इसको अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं बच्चों, तो क्लास 10 के लिए जो बातें बताई जाएगी, उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है, बेंडिंग किस टाइप से होता है। तो वहां पर आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। लेकिन अभी क्लास 8 में आपको उतना नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करेगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो उसका अपवर्तन होता है बच्चों। तो ये किरण सीधा ना निकलकर बैंड होती है, यानी इसके नीचे से बैंड हो जाती है, और जब फिर इससे बाहर निकलती है तो फिर कांच से हवा में जाती है, यानी सघन से विरल में जाती है। तो यहाँ विरल से सघन में प्रवेश किया, फिर सघन से विरल में आया। तो इस परिस्थिति में सघन से विरल में आने पर वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है, और दूर मुड़ जाने के बाद फिर इसका डायरेक्शन इस रूप में ना जाके बेंडिंग होके नीचे की ओर आ जाता है बच्चों। अब ये जो घटना है बच्चों, इस घटना को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण बोला जाता है बच्चों। ये जो घटना हुई, इस घटना को आप श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहेंगे। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का, या आप सूर्य प्रकाश भी बोल सकते हैं बच्चों, श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, या तो आप इसको सीधा वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं बच्चों, या वर्ण विक्षेपण। तो इस पर पूछा जाता है सवाल बच्चों कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? तो इसका डिफिनेशन होगा कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश को अपने 7 अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त होने की घटना श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश को अपने 7 अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त होने की घटना, विभक्त होने की जो घटना हो रहा है, यही श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है बच्चों। और ये स्पष्ट रूप से आपको प्रिज्म में दिखाई देगी, और भी जगहों में ये दिखाई देता है बच्चों। जैसे आप रेनबो, इंद्रधनुष देखते हैं बच्चों, तो इंद्रधनुष में भी वही बातें हैं बच्चों। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है, और विक्षेपण होने के बाद ये 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, और वही हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है बच्चों।
कभी कभी किसी पार्क वगैरह में देखते होंगे बच्चों, जहां जल का फव्वारा निकलता है, उस फव्वारा से होकर अगर सूर्य प्रकाश की किरण गुजरती हैं तो वहां भी हमको कुछ रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। तो रंगीन टाइप का जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, वो जल का जो फव्वारा है जो रंगीन दिखाई देता है, वो आपका सूर्य प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही वैसा लगता है बच्चों। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों, धूप में अगर आप कपड़ा साफ कर रहे हैं बच्चों, तो कपड़ा साफ करने के बाद जो झाग बनता है बच्चों, उस झाग में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो झाग भी कभी कभी हमको रंगीन दिखाई देता है, अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। ये चीज आपका तेल वगैरह में भी होता है बच्चों। अगर पानी में आप तेल डाल दिए तो आपको पता है बच्चों कि पानी में अगर तेल डालेंगे तो तेल पानी के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाने के बाद अगर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो भी कभी कभी हमको रंगीन दिखाई देता है। तो ये सब जो दिखाई देता है, ये सब श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है बच्चों। तो श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो इस बात की खोज सबसे पहले, सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। तो आप ध्यान में रखेंगे बच्चों कि इस बात की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अब यहां पर हमको यह जानना है बच्चों, अब हमको यह जानना है कि आखिर सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में विभक्त क्यों होता है, वो टूटता क्यों है। तो अब उस चीज को हम लोग जानेंगे बच्चों कि वो 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त क्यों होता है। तो इसका विभक्त होने का कारण ये है बच्चों कि जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म यानी कांच से होकर गुजरता है बच्चों, तो कांच में अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की चाल अलग अलग होती है बच्चों, और उनका विचलन कोण भी अलग अलग होता है। तो विचलन कोण वगैरह इसको जानने के लिए बच्चों, फिर हम इसके बाद जो हम बताएंगे उसमें हम विचलन कोण वगैरह के बारे में बताएंगे कि विचलन कोण होता क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आप कारण समझ लीजिए कि सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, तो इसका रीजन है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश, आप रीजन में यह डाल सकते हैं कि कांच में भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले कांच में भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की चाल स्पीड जो होता है बच्चों, प्रकाश की चाल तथा विचलन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। ये एंगल ऑफ डिविएशन होता है बच्चों, तथा विचलन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। तो कांच में अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की चाल एवं विचलन कोण अलग अलग होता है बच्चों। अब इसमें से तरंगदैर्घ्य, विचलन कोण, अब तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो जाने की वजह से, तरंगदैर्घ्य जब अलग अलग होता है भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का, तो उसका चाल भी अलग अलग हो जाता है बच्चों, और विचलन कोण उसका अलग अलग हो जाता है। तो ऐसा होने पर ये 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है। कैसे बच्चों, तो यहां हम बताते हैं। तो श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जैसे प्रिज्म में प्रवेश करता है बच्चों, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश मेरा लाल रंग का प्रकाश है बच्चों, और इसका चाल सबसे अधिक होता है। तो चाल सबसे अधिक होता है श्वेत प्रकाश से, ये पहले निकलता है क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा होगा कांच में। तो कांच में जैसे ही इन किया तो इस श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश से लाल रंग का प्रकाश सबसे पहले निकलता है। उसके बाद बच्चों ऑरेंज रंग का सीरियली, और उसी तरह फिर येलो का, और फिर ग्रीन का, और फिर ब्लू का, और ब्लू के बाद फिर इंडिगो का, और फिर वायलेट का। तो सबसे अधिक चाल इसका होता है लाल रंग का, तो सबसे पहले ये निकल जाता है यहाँ। उसके बाद चाल उससे कम होता है, तो उससे बाद निकलता है। और एक बात और होती है बच्चों, विचलन कोण सबका अलग अलग होता है।
तो कोई प्रिज्म की आधार की ओर कोई ज्यादा मुड़ता है, कोई कम मुड़ता है। तो प्रिज्म के आधार की ओर लाल रंग का प्रकाश कम मुड़ता है बच्चों, इसलिए इसका विचलन कोण कम होता है। और प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक मुड़ा हुआ है वॉयलेट, ये बेस है, इस बेस की ओर सबसे ज्यादा बेंड किया है आपका वॉयलेट, इसलिए इसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। और लाल रंग का प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर कम मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विचलन कोण आपका सबसे कम होगा बच्चों। तो इस तरह से एंगल अलग अलग होने से ये 7 अलग अलग भागों में हो जाता है, और 4 अलग अलग होने से ये आगे पीछे यहां से निकलता है बच्चों। और इस तरह से निकलने के बाद फिर पर्दे पर हमको 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश दिखाई देता है। तो इससे बाहर निकलने के बाद भी रेड कलर का प्रकाश सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद आपका ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद आपका ग्रीन, उसके बाद ब्लू, और फिर इंडिगो, और फिर वायलेट। तो सबसे पहले ये पहुंचता है बच्चों, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो 4 अलग अलग होने के चलते ये थोड़ा आगे पीछे पहुंचता है। और दूसरी बात बच्चों, विचलन कोण, जो विचलन कोण अलग होता है, जो हम यहां बताए कि विचलन कोण भी इसका अलग अलग होता है। तो विचलन कोण अलग अलग होने की वजह से कोई प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर कम मुड़ता है, कोई उससे ज्यादा मुड़ता है। इस तरह से ये 7 अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं, और यही होता है बच्चों श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश के विक्षेपण का कारण। तो कारण में आपको यही ध्यान में रखना है बच्चों कि कांच में भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की चाल तथा विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है, और यही आपका श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश के विक्षेपण का कारण होता है बच्चों। तो यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। कितना टाइम करते हैं ये लाए। तो यहां तक चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि ये श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। इस बात की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने की, और न्यूटन ने कैसे किया बच्चों इसके बारे में हम चर्चा किए। और चर्चा करने के बाद फिर हम आपको श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं इसके बारे में बताया बच्चों। और फिर ये सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में ये विभक्त हुआ, यानी श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण हुआ उसका कारण क्या हुआ, इस कारण को बताया बच्चों। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा हायर क्लास में ये सब चीज समझना होगा बच्चों। क्लास 8 के लिए आपका विचलन कोण, तरंगदैर्घ्य, ये सब के बारे में ज्यादा चर्चा किया हुआ नहीं है बच्चों, इसलिए फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितना जो आवश्यक था हम चर्चा कर दिए। अब आगे 10th के लिए जब हम ये चीज को बताएंगे, आप लोग का अगर डिमांड होगा बच्चों 10th के लिए, तो 10th के लिए जब हम इस चीज को बनाएंगे तो क्लास 8 के बच्चे भी इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, और यहाँ जो बेंडिंग हुआ, अपवर्तन हुआ, ये किस तरह से बेंडिंग हुआ। तो ये सब चीजों को आप, अगर आप लोगों का डिमांड होगा बच्चों, तो आगे वीडियो बनाया जाएगा और उस चीज में आपको विस्तार पूर्वक से आपको बताया जाएगा कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, विचलन कोण क्या है, ये सब के बारे में चर्चा की जाएगी बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों। तो जय हिंद बच्चों।